हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे जो भी रिसर्च की प्रोसेस की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिसर्च प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पहला स्टेप जो अपना रिसर्च प्रोसेस का है कि हम रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या काम शुरू करते हैं, कैसे हम उसमें काम करते हैं, ये हम सब आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें ये बात करनी है कि रिसर्च में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, 3 टर्म्स हैं कि हमें क्लियर होना चाहिए कि तीनों का मतलब क्या है। जैसे कि सिनॉप्सिस। ठीक है, सिनॉप्सिस क्या होती है, थीसिस क्या होती है, और आपका रिसर्च आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाते हैं हम। सिनॉप्सिस हम कब बनाते हैं? सिनॉप्सिस हम बनाते हैं जब हमें मान लो पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है। ठीक है, जब आप सबको पीएचडी के लिए एडमिशन लेना होगा, आप कहीं इंटरव्यू वो दोगे, क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम होने के बाद आप उस एग्ज़ाम को जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपको अपने जो भी यूनिवर्सिटी होगी उसकी एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के सामने आपको अपनी सिनॉप्सिस को प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, सिनॉप्सिस आपका क्या है, या तो आप उसे सिनॉप्सिस बोल सकते हो या फिर आप उसको प्रपोजल बोल सकते हो, रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपने पीएचडी में क्या क्या काम करने हैं या आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। तो सिनॉप्सिस क्या है? सिनॉप्सिस का एक प्रपोजल है, एक प्रिलिमिनरी टॉप प्रोजेक्ट है जिसमें आप उन्हें ये बताते हो कि आपने क्या क्या सोचा है, किस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो वो एक आइडिया लेते हैं कि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पता है या फिर नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या टॉपिक आप इसमें कवर करते हो सिनॉप्सिस में? एक तो आप अपने रिसर्च का टॉपिक कवर करोगे। ठीक है, टॉपिक का मतलब क्या है, आप ये बताओगे कि मुझे क्या करना है, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करना चाहती हूँ। यानी कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहती हूँ जिससे क्या हो, आपका जो बाइक्स हैं, जो स्कूटीज़ हैं, वो उसमें डीजल की ज़रूरत ही ना पड़े, वो सोलर एनर्जी से ही चलने लगे। ठीक है, धूप में खड़ी है, चार्ज हो जाए। तो मैं ये इस तरीके का टॉपिक लेकर के जाऊँगी उनके पास अपनी पीएचडी के लिए कि भाई मैंने ऐसा सोचा है, मैं ये वाला टॉपिक लेना चाहती हूँ और मैं इस पर काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसका पहले मैं एक इंट्रोडक्शन बनाऊँगी कि मैंने क्या टॉपिक सोचा है। तो मैं पहले टाइटल सोचूंगी कि डेवलप अ मशीन फॉर सोलर एनर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहती हूँ, सोलर एनर्जी के लिए एक मशीन को डेवलप करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये एक सबसे पहले आप टॉपिक बनाओगे। टॉपिक के बाद क्या है, आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे कि आपने क्या सोचा है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है या नहीं है, या आप क्या क्या सोच के आपने ऐसा अपने दिमाग में डिसाइड किया। आप उसमें अपना वो बताओगे कि मैंने ये सोचा है कि क्योंकि आजकल डीजल के रेट इतने बढ़ रहे हैं और दूसरा पॉल्यूशन इतना है, तो अगर कोई ऐसी मशीन बन सके जो सोलर एनर्जी से चले, तो एक तो उसके डीजल के रेट भी कम हो जाएंगे, दूसरा आपका क्या होगा, आपका जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ख़त्म हो सकती है अगर मैं ऐसी मशीन बना पाई जिससे पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन में बताओगे। फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव बताओगे कि आपने काम क्या करना है। तो मैंने क्या काम करना है, मैंने एक ऐसी मशीन बनानी है जो क्या करे, सोलर एनर्जी से ही चार्ज हो जाए। ठीक है, फिर मैं एक हाइपोथेसिस बनाऊंगी कि क्या मेरी मशीन बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से एक हाइपोथेसिस भी इसमें लिख लूँगी। ये सब हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेलेक्ट करूँगी कि भाई मैं ही अकेली नहीं हूँ जिसने इस बारे में सोचा है, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस पर काम किया होगा। तो मैं उनका रिव्यू लेके आऊँगी, उनके बारे में पढ़ के, उन्होंने क्या रिसर्च की थी, उन्होंने रिसर्च में क्या फाइंडिंग्स बताई थी, वो सब मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, इसे साहित्यिक समीक्षा बोलते हैं हिंदी में, वो इकट्ठा करूँगी ताकि ऐसा ना लगे कि मैं जैसे नई चीज़ लेके आ गई हूँ। ठीक है, लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं है तो शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो मुझे अपनी रिसर्च को वो देने के लिए, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए, मुझे ये भी बताऊँगी मैं कि पुराने लोगों ने भी ये काम किया था। तो सब 1-2 पेज में मैं इंट्रोडक्शन बता दूँगी, उसी में ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस आ जाएंगे, और फिर 1-2 पेज में मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 8-10 रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसमें मैं रख सकती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, लोगों ने इस पर कितना काम किया है, क्या क्या काम उन्होंने किया है। तो ऐसी 8-10 रिव्यू ऑफ लिटरेचर में रख सकती हूँ, क्योंकि सिनॉप्सिस हम ज़्यादातर 5-7-10 पेज की बनाते हैं, कम बनाते हैं, छोटी, क्योंकि हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है ना, तो हम कम से कम पेजेस में उन्हें बताना चाहते हैं कि हमने क्या सोचा है। ठीक है, तो ये आप इसके बाद आप अपनी रिसर्च मैथडोलॉजी बताओगे। रिसर्च मैथडोलॉजी में क्या बताओगे आप कि आपने
रिसर्च में क्या सोचा है, मतलब कि आपने क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। आप उसमें अपना पूरा प्रोसीजर बताओगे कि मैंने ये इस टेक्निक के थ्रू मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए, मैं ये इक्विपमेंट यूज़ करूँगी, मैं ऐसे लोगों के फिर मैं ऐसी टीम बनाऊँगी, उस टीम के साथ मैं इस तरीके से काम करूँगी। तो ये सब आप उसको मेथोडोलॉजी में बताते हो कि आपको क्या क्या काम करना है। फिर आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन में भी आप क्या करोगे, शॉर्ट में यही बताओगे कि आपको पर्टिकुलर क्या काम करना है, ठीक है। लोकल ऑफ द स्टडी, सैम्पल सिलेक्टेड और डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। लोकल ऑफ द स्टडी में आप बता सकते हो किस लेबोरेटरी में आप काम करना चाहते हो, किस एरिया की लैब आपको लैब पे काम करना है। सैम्पल सिलेक्टेड में आप ये बताओगे कि किस तरीके से आपने छोटे छोटे मशीन्स डेवलप की हैं, कैसे आप डेवलप करोगे, ठीक है। तो छोटे छोटे सैम्पल्स आपने इकट्ठे किए हैं। डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा कलेक्शन मेथड आप जनरली ये हम सोशल साइंस में थे, तो आप डेटा क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। आप अपनी रीडिंग करोगे कि पहले एक्सपेरिमेंट में ये आपका रिजल्ट आया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में ये आपकी फाइंडिंग्स आई थी। तो इस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। एक एक रीडिंग आप जो नोट करते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि आपने 0.1% HCl डाला तो आपका ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे अपने, फिर उसी डेटा को एनालिसिस करोगे। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया था उसका एनालिसिस करोगे कि आप ऐसी मशीन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। पूरा आप एनालिसिस करोगे कितने आपके जो एक्सपेरिमेंट थे वो सक्सेस हुए और कितने फेल हुए, ठीक है। समरी एंड कंक्लूजन, और फिर लास्ट में आपका आएगा समरी एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका सिनॉप्सिस का पार्ट नहीं है, सिनॉप्सिस का पार्ट सिर्फ इसमें डेटा कलेक्शन तक का है, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन मतलब कि आपका समरी एंड कंक्लूजन में क्या होता है कि इसमें आप अपनी रिसर्च का जो भी आपने सोचा है उसे आधे पेज में बता दोगे, इतना जो आपने सोचा हुआ आपका मेथड है, ठीक है। ये आपने हाफ पेज में आपने बता देना है, उसी को हम समरी एंड कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। और डेटा एनालिसिस मेथड में आप ये बताओगे, इसमें डेटा एनालिसिस हम नहीं करेंगे, इसमें हम क्या बताएंगे, सिर्फ डेटा एनालिसिस मेथड बताएंगे, कौन सा मेथड, कौन सा स्टैट्स, कौन सा प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम डेटा कैलकुलेट नहीं करते साइनॉप्सिस में, ठीक है। साइनॉप्सिस में हम डेटा को कैलकुलेट नहीं करेंगे। साइनॉप्सिस क्योंकि साइनॉप्सिस तो आपको फ्यूचर में काम करना बता रही है, तो डेटा तो अभी तक आपके पास आया नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव बना लोगे, अपने हाइपोथेसिस बना लोगे, अपने इंट्रोडक्शन बता दोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बना लोगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बता सकते हो, लोकल बता सकते हो, सैंपल बता सकते हैं, डेटा कलेक्शन मेथड्स बता सकते हो कि किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, जो भी लेबोरेटरी में मेथड है, ठीक है। इसके बाद फिर आप डेटा एनालिसिस का मेथड बता सकते हो कि हमने मेथड क्या करना है। आपने टी टेस्ट लगाना है, जेड टेस्ट लगाना है, आपने जो भी मेथड टेस्ट लगाने हैं, जो भी मेथड आपने यूज़ करते हो, फिर उसका भी समरी एंड कंक्लूजन आप दे दोगे लास्ट में, ठीक है। इसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि अभी आपने काम किया नहीं है। आप ये बता रहे हो अपनी टीम को कि हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो आपकी PhD की जो टीम होगी वो अगर आपसे कन्विंस होती है तो आपके प्रोजेक्ट को फंड देगी या फिर आपको एडमिशन देगी, अपनी लैब वगैरह यूज़ करने देगी। अगर आपकी प्रोजेक्ट उसे लगता है कि बकवास प्रोजेक्ट है तो वो आपको एडमिशन नहीं देगी, ठीक है। तो अभी हम काम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, पहले प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो सिनॉप्सिस सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, सिनॉप्सिस है, प्रपोजल है। इसमें आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन चैप्टर नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने काम किया नहीं है। हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। उसके बाद जब आपका ये रिसर्च प्रपोजल जो आपने बनाया था, जो आपने उन्हें समझाया कि हम क्या करना चाहते हैं, वो जब उनको अच्छा लगेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद आपको पूरी थीसिस लिखनी होगी, ठीक है। थीसिस में आप कौन कौन से चैप्टर रखोगे, फिर आप पूरी थीसिस लिखोगे। मैंने अपनी सबसे पहली वाली वीडियो में अपनी एक थीसिस दिखाई है और उसमें ये बताया है कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या चैप्टर लिखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो उस वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा क्योंकि उससे आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च में करना क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका थीसिस है। थीसिस में आपका इसमें फिर आपको जब प्रपोजल, आपको फाइनल प्रपोजल आपका सिलेक्ट हो गया, आपको बोल दिया गया है कि भाई आपका टॉपिक अच्छा है, तो आप क्या करो, इसी टॉपिक पे काम करो और एक ऐसी मशीन बनाओ, हम आपको अपनी लैब में यूज़ करने देंगे, हम आपको अपने PhD में एडमिशन देंगे, आप हमारे स्टूडेंट हो जाओगे और उसके बाद आप अपना काम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, फिर आप थीसिस अपनी स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, थीसिस के लिए आपने टॉपिक तो जो भी सोचा है, आप कभी कभार टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो सिनॉप्सिस में जो आपने सबसे पहले अपनी मीटिंग को डिसाइड किया है वही टॉपिक आप अपनी PhD में भी, थीसिस में भी रखो। कभी कभार वो होता है कि हम एक सिर्फ टेम्परेरी टॉपिक ले जाते हैं एडमिशन के लिए, बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं उसे हमारी गाइड की हेल्प से, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें तो 100% नहीं है ना कि आपको एडमिशन मिले ना मिले। तो उसमें बच्चा ऐसे टेम्परेरी सा एक टॉपिक बना के ले जाते हैं और फिर फाइनल आपको एडमिशन मिल जाता है। तो उसके बाद आप अपने मन का दूसरा टॉपिक भी अपनी गाइड की हेल्प से ले सकते हो जो आपको टीचर मिलेगा अपनी रिसर्च के काम से, ठीक है।
तो उसके बाद क्या है, आप फिर अपना सब कुछ नए सिरे से शुरू करोगे, नए सिनॉप्सिस बनाओगे एडमिशन के बाद। फिर नई सिनॉप्सिस पे एक मीटिंग होगी, वो आपकी नई सिनॉप्सिस को अप्रूव करेंगे। फिर अप्रूव करने के बाद आप क्या होगे, फिर से आप थीसिस पे काम करने आओगे। तो सबसे पहले आपने टॉपिक तो डिसाइड कर ही लिया है, जो सिनॉप्सिस के टाइम पे टॉपिक डिसाइड किया है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा टॉपिक डिसाइड करना है जिसमें मैं पीएचडी में काम कर सकती हूँ। तो मैं क्या टॉपिक डिसाइड कर रही हूँ, मैं सिंपल एक टॉपिक मैंने डिसाइड किया। उस टॉपिक से टॉपिक जब मैं डिसाइड करूँगी, ठीक है, फिर तो टॉपिक डिसाइड करने के बाद मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस से पहले मैं ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी, ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर हाइपोथेसिस बनाई, फिर मैंने उस पर ये सोचा कि मैं किस पे क्वेश्चनेयर बनाया। उस क्वेश्चनेयर से मैं सब जगह गई और मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट करके आई, क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई मैंने। फिर लोगों से मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, फिर आ करके मैंने उनका क्या किया, उन क्वेश्चंस को कंपाइल करके उनका एक रिजल्ट निकाल दिया कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसी में हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारा सबसे पहले क्या लगता है, थीसिस में फ्रंट पेज लगता है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ सबसे पहली वाली वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज लगेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट लगेगा, फिर 2 सर्टिफिकेट लगते हैं। आप पहली वाली वीडियो देख लेना, फिर सब दिया हुआ है। फिर आपकी कंटेंट की, जैसे कि हमारी इंडेक्स होती है ना, इंडेक्स होती है, तो इस तरीके से हर बुक्स के आगे इंडेक्स होती है। ऐसे ही हम एक इंडेक्स बनाते हैं, इसे हम कंटेंट लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल बनाओगे आप अपनी शुरू में ही, अगर किसी को टेबल्स की लिस्ट देखनी है तो उसी में चेक करके फिर उस पेज नंबर पड़ा होता है, तो पेज नंबर से वो उसमें पहुंच सकता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ग्राफ लगाओगे आप, इतना तो हम शुरू में ही लगाते हैं, ठीक है, थीसिस में। फिर आप इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लगाओगे, अपना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर लिखोगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर लिखोगे, फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी वाला चैप्टर लिखोगे, फिर आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन लिखोगे, फिर समरी एंड कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं आपके। तो ये चैप्टर्स लिखने के बाद आप समरी एंड कंक्लूजन के बाद आप क्या लिखोगे, लिटरेचर साइटेड करके लिखोगे कि आपने जिसे हम रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी भी आप बोल सकते हो इसे। ये क्या है, ये आपका बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, जितने भी लोगों की रिसर्च से आपने हेल्प ली है, ठीक है, जहाँ से भी आपने कोई लाइन ली है, कोई रिसर्च से हेल्प ली है, तो वो सब आप क्या करोगे, इसमें लिख सकते हो अपनी बिब्लियोग्राफी में। सबका नाम दोगे आप, सबका रेफरेंस दोगे कि आपने कहाँ से उनकी बातें पढ़ करके आपने अपने रिसर्च में लिखी हैं, ठीक है। एनेक्सर्स लिखोगे, एनेक्सर्स में अगर आपने कोई क्वेश्चनेयर लिया है, जो क्वेश्चनेयर लगाया है वो आएगा इसमें, जो भी चीज़ें आपने यूज़ की है वो सब इसमें आएंगी, ठीक है। एनेक्सर्स लिखोगे, वीटा लिखोगे, वीटा का मतलब होता है जो रिसर्चर है वो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपने 4 पेज में, जो आपने इतनी 400 पन्ने की थीसिस बनाई उसे आपको 1 पेज में बताना है कि आपने उसमें क्या किया है, क्या आपकी फाइंडिंग्स निकली, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में एब्स्ट्रैक्ट लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन थीसिस के वो हैं, टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि हम पहली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार वहाँ जा करके पढ़ लेना। फिर जब आपकी थीसिस लिख गई, आप यूनिवर्सिटी में आपने थीसिस सबमिट भी कर दी, आपको पीएचडी की डिग्री भी मिल गई, पर आप क्या करोगे, जो भी आपने थीसिस लिखी है उस थीसिस को बहुत शॉर्टकट में 2, 3, 4 पेज में, जिसमें रिजल्ट एंड डिस्कशन भी होगा, तो उसमें 4 पेज में आप सारे टॉपिक थीसिस को 4 पेज में बता करके आप बहुत मार्केट में जर्नल्स आते हैं, ठीक है, पब्लिकेशंस आते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जर्नल्स चलते हैं, तो रिसर्चर की अपनी रिसर्च करके उन जर्नल्स में भेज देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, आपकी रिसर्च को अपनी बुक में, अपनी जर्नल्स में क्या करेंगे, छापेंगे, ठीक है। जर्नल्स क्या होती है, एक तरह की बुक्स होती हैं जिसमें आपका क्या आता है, हर लोग, सभी लोग जिन्होंने रिसर्च की है वो अपने से मिलते जुलते जर्नल्स में क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को भेज देते हैं, और फिर अगर उन्हें अच्छे लगता है, जो जर्नल्स के ऑडिटर्स होते हैं उनको अगर पसंद आई आपकी रिसर्च, तो वो उसमें छाप देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर में आपका इसका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन फॉर पब्लिकेशन इन जर्नल में पब्लिकेशन करने के लिए है रिसर्च पेपर। इसमें टॉपिक क्या क्या होंगे, इंट्रोडक्शन हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, रिसर्च मैथोडोलॉजी हो गया, रिजल्ट एंड डिस्कशन हो गया, समरी एंड कंक्लूजन हो गया, रेफरेंसेस हुए और एब्स्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलग सबसे ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप क्या क्या टॉपिक रखोगे, रिसर्च पेपर में सारे टॉपिक्स आएंगे। इसमें देखो आपके सारे जो मेन चैप्टर्स है, इंट्रोडक्शन आ रहा है, इंट्रोडक्शन में आप अपना ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस भी बताओगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला भी आ रहा है, कुछ 2-3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप डाल सकते हो, रिसर्च मैथोडोलॉजी आ रहा है कि आपने क्या काम किया, कहाँ किया, कितने लोगों पे काम किया, ये सब आप अपने रिसर्च मैथोडोलॉजी में डालोगे, ठीक है। रिजल्ट एंड डिस्कशन में फिर आपकी फाइंडिंग्स क्या आई थी, रिजल्ट क्या आई थी, उसे आप 2 पेज में बता दोगे, ठीक है। फिर है समरी एंड कंक्लूजन, सबका आधा पैराग्राफ में आप सबको अपने जितना भी आपने रिसर्च किया उसको, जो ताकि अगर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी रिसर्च पढ़ सके, तो वो क्या करेगा, आपका सिर्फ समरी एंड कंक्लूजन को पढ़ लेगा, ठीक है। इसके बाद आपके रेफरेंसेस डालोगे, आपने जो उसमें लिया है, एब्स्ट्रैक्ट डालोगे, ठीक है। तो ये आपका मेन जो है, तो सबसे पहले हमारी सिनॉप्सिस बनेगी। सिनॉप्सिस जब अप्रूव हो जाएगी तो आप क्या बनाओगे,
थीसिस लिखोगे, थीसिस का जब काम हो जाएगा तो आप रिसर्च पेपर लिखोगे, ठीक है। सिनॉप्सिस और रिसर्च पेपर में क्या अंतर है? सिनॉप्सिस में रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि वो फ्यूचर के लिए बता रही है, ठीक है। और जो ये है आपकी थीसिस है, ये हमेशा पास्ट में होती है। जब आप सारा काम कर लेते हो तो आप बताते हो अपनी रिपोर्ट में, रिपोर्ट राइटिंग है थीसिस एक तरीके से, कि हमने क्या काम किया था, यानी कि पास्ट में होगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका रिसर्च पेपर है ये भी पास्ट में होगा, लेकिन सिनॉप्सिस और रिसर्च पेपर में अंतर ये है कि रिसर्च पेपर में रिजल्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि काम तो हो चुका है ना, तो रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला चैप्टर भी आ जाएगा, लेकिन आपका सिनॉप्सिस में वाला चैप्टर नहीं आएगा क्योंकि वो एक तरीके का प्रपोजल है। वो पहले आपसे परमिशन ले रहा है कि मैं इसमें काम करूँ या फिर ना करूँ, ठीक है। तो ये मेन अंतर है। बाकी मैंने ये सब अपनी पहली वाली वीडियो में दिखाया है, तो आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। ये है क्या आखिरकार। फिर इसके बाद यही है, अब हम बात करेंगे हमारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं। तो ये मैंने सारे चैप्टर बताए हैं, साथ ही साथ में इनके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो इसमें चैप्टर हमारी जो थीसिस है, डिसर्टेशन, इसको थीसिस भी बोल सकते हो आप। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, जो एमएससी के लिए हम लिखते हैं, पीएचडी के लिए लिखते हैं, उसको हम थीसिस बोलते हैं, और या फिर उसे कहीं कहीं डिसर्टेशन भी बोला जाता है एमएससी वाली को, ठीक है। तो इसमें ये अपने अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपने अपने नाम से लिखी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका सबसे पहला जो चैप्टर बनता है वो क्या बनता है थीसिस में? इंट्रोडक्शन बनता है। दूसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनता है। तीसरा रिसर्च मेथोडोलॉजी बनता है। चौथा आपका बनता है रिजल्ट एंड डिस्कशन, और फिफ्थ बनता है आपका समरी एंड कंक्लूजन। तो ये रिसर्च स्टेप्स भी हैं एक तरीके से, और आपके 5 चैप्टर सीरीज वाइज हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इन पाँचों में क्या क्या हमारे पास टॉपिक्स, क्या क्या हम इसके अंदर टाइटल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या कौन कौन से टॉपिक हम किस किस चैप्टर के अंदर डालते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स भी हैं, ये चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर्स के अंदर जो स्टेप्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप स्टेप्स अगर आपको देखने हैं तो आप क्या करोगे, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करोगे कि आपको किस एरिया पे काम करना है, ठीक है, कि मुझे एक ऐसी मशीन बनानी है जो सोलर एनर्जी से चल सके। तो ये क्या है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लासरूम अटेंडेंस में मुझे काम करना है। मैं ये देख रही हूँ कि आजकल बच्चे सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के, क्लास में बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम आ रहे हैं, मैं और हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर कॉलेज में लगभग ये काम चल रहा है कि क्लास में बच्चे नहीं आना चाहते, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल के, ये आपका टॉपिक मैंने लिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले सिलेक्ट करोगे किस एरिया पे काम करने में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद दूसरा स्टेप क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही हैं स्टेप्स हमारे, ये दोनों स्टेप्स हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर ही हैं। तो इसके बाद दूसरा स्टेप्स आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, अपनी टॉपिक को आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि टाइटल सिलेक्शन भी आप इसे बोल सकते हो। एक पर्टिकुलर, ये तो सिर्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, आप क्लासरूम अटेंडेंस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उस पर तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर क्या है, ये भी देख सकते हो आपकी बच्चा अगर इकोनॉमिकली वीक है, उसे अपना अर्निंग करनी है, तो क्लास में कैसे आएगा, ठीक है, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स आप ले सकते हो क्लासरूम अटेंडेंस में। तो लेकिन मैंने क्या टॉपिक लिया है, मैंने लिया है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं उसमें मुझे क्या देखना है कि उनका जो क्लासरूम अटेंडेंस है उसका एकेडमिक अचीवमेंट के साथ रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। ये मेरा मेन टाइटल सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक मैंने अपना जो प्रॉब्लम फॉर्मेशन है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या फिर टाइटल सिलेक्शन आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक प्रॉब्लम सिलेक्ट कर ली है जिस पे मुझे क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड स्टेप्स होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। पहला स्टेप्स क्या था, एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना इंटरेस्ट सोच लो कि आपको काम किस में करना है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो हमेशा उसी पे काम करना चाहिए ताकि आपको फाइनेंस निकालने में मजा आए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस एरिया पे काम करना है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने क्लासरूम अटेंडेंस मान लो आपको है। उसके बाद दूसरा आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम यानी कि टाइटल सिलेक्शन पे काम करना है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ यूजी स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपने बना ली अपनी प्रॉब्लम, अब आपको इस पे काम करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके बाद आपका अगर आप देखो, हमने अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी। तो इसमें आप देख रहे हो कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आपने टॉपिक बनाया तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से वाले होते हैं, जिन्हें हम कम ज़्यादा यानी कि मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और उन बदलाव का इफेक्ट हम किस पे देखते हैं कि कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ रहा उन बदलाव का, वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। अब इसमें क्या है, क्लासरूम अटेंडेंस है, ठीक है। क्लासरूम अटेंडेंस है, तो क्लासरूम अटेंडेंस में मैंने क्या किया है,
ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि क्लासरूम अटेंडेंस हम घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कोई रेगुलर आ रहा है, कोई 50-50% आता है, तो वो क्या है, क्लासरूम अटेंडेंस है, ठीक है। फिर इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट पे हम इसका इफेक्ट देखेंगे कि जो रेगुलर क्लास आ रहा है उसका रिजल्ट कैसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके क्लास में आने पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसको अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारे वेरिएबल्स। तो जनरली आप जो भी आप वो बना रहे हो सेंटेंस अपना, उसमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो आपका इस टॉपिक में क्या होगा, इस टॉपिक में आपका जो क्लासरूम अटेंडेंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। क्योंकि एकेडमिक अचीवमेंट किस पे डिपेंड करता है, क्लासरूम अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा क्लास आओगे उतनी ज़्यादा आपकी रिजल्ट अच्छा आएगा, जितना कम क्लास आओगे उतना रिजल्ट आपका खराब आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप थर्ड स्टेप क्या है आपका इसमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। ये आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर के अंदर आता है। इसमें आप क्या करते हो, अपने जितने भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप सारा रिव्यू ढूंढते हो कि कितने लोगों ने आपके टॉपिक जैसे टॉपिक पे काम किया है, आप उनके बारे में लिखते हो, ये देखते हो कि उन्होंने आपके चैप्टर में उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या बताया था, उनकी फाइंडिंग्स क्या आई थी, उन्होंने कहाँ काम किया था, एक पैराग्राफ में आप उनके बारे में लिखते हो, उनकी रिसर्च के बारे में लिखते हो, और उसे क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। तो आप मैंने दिखा रखा है पहले चैप्टर में रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है क्या है, देख लेना पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो फिर आपका थर्ड स्टेप आएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बाद फोर्थ स्टेप आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम किसके अंदर रखते हैं, हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। फिर स्टेप्स में रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले करेंगे, पहले पढ़ोगे ना आपने अपनी प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, ठीक है। प्रॉब्लम आपने डिसाइड कर ली कि मुझे इस पे काम करना है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानोगे। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ोगे, आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम उतनी ही क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन चैप्टर में आएगा आपका, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम पहले करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है आपकी जो भी रिसर्च है, ठीक है, जो भी रिसर्च है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हो आप उस रिसर्च को, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो मैंने ये 3 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं अपने रिसर्च के, ठीक है। तो इन 3 ऑब्जेक्टिव में जैसे पहला क्या है, अब हमारा टॉपिक तो ये था ना कि क्लासरूम अटेंडेंस में और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या करना है, आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, इसका पहला ऑब्जेक्टिव होगा फाइंड आउट एंड कैलकुलेट क्लासरूम अटेंडेंस, ठीक है। या तो फाइंड आउट या फिर कैलकुलेट क्लासरूम अटेंडेंस। आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले क्लासरूम अटेंडेंस को कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट ईयर का बच्चों का अटेंडेंस रजिस्टर लोगे, उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। आप एक अपना कैटेगरी बना लोगे, कितने 75 से नीचे हैं, कितने 75 से ज़्यादा क्लास में आ रहे हैं, कितने 90% से ज़्यादा क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। कितना 90% से ज़्यादा आए हैं, कितना 90 से 70 के बीच में आए हैं क्लास में, कितने 70 से भी नीचे क्लास में आए हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर लोगे, उनकी अटेंडेंस निकाल लोगे क्लास में बच्चों की, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट एकेडमिक अचीवमेंट। तो इसके लिए क्या करोगे, आप रिजल्ट उठा लोगे, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर है, आपने हर बच्चे का रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो फाइंड आउट दी एकेडमिक अचीवमेंट, आप उनके एकेडमिक अचीवमेंट को निकालोगे। लास्ट ईयर में कर सकते हैं ना, हम लास्ट ईयर कितने बच्चे रेगुलर क्लास में आए थे, उनका अटेंडेंस रजिस्टर है हमारे पास, और उनके रिजल्ट आ चुके हैं, तो उनका रिजल्ट तो दोनों को निकाल लिया। फिर आपने क्या किया, दोनों अलग अलग जगह निकाल ली, रिजल्ट निकाल के रख लिया हमने बच्चों के, और उनके अटेंडेंस निकाल के रख ली, ठीक है। फिर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट। अब हम कुछ मेथड्स के थ्रू यानी स्टैट्स के थ्रू हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे कि जो जितना बच्चा कितना परसेंट क्लास में आया था उसका रिजल्ट उसी पे डिपेंड कर रहा होगा कि उसके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसा उसका रिजल्ट आया है, ठीक है। हो सकता है 90% जो बच्चे क्लास में आए थे उनका रिजल्ट अच्छा आया हो, और जो कम क्लास में आया था उनका रिजल्ट सो आया हो, ठीक है। तो ये आपके 3 ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया। अब हमें काम किस पे करना है, इन 3 ऑब्जेक्टिव पे ही हमें काम करना है। अपनी रिसर्च के हमने 3 ऑब्जेक्टिव बना लिए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लासरूम अटेंडेंस को फाइंड आउट करना है, फिर हमने एकेडमिक अचीवमेंट को फाइंड आउट करना है, फिर हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, पूरी रिसर्च हम इसी पे करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव के बाद बनती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एजुकेटेड गैस होता है, ठीक है। एजुकेटेड गैस का मतलब क्या है, आप अपने दिमाग में एक रिजल्ट को क्या कर लेते हो, दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेते हो, पहले से ही सोच लेते हो कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 तरह की हाइपोथेसिस होती है, एक है नल हाइपोथेसिस, एक है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें फाइनल हम बिल्कुल भटके ना, हमें पता है कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो पहले से हमारे पास एक सेंटेंस बना हुआ है, एक गैस किया हुआ है हमने एक आंसर, तो या तो हमारा वो आंसर सही आ जाएगा या फिर वो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। तो वही क्या है, आपका हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस में क्या है आपका, इसमें आप देखोगे
तो दो तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस होती है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। जनरली हर ऑब्जेक्टिव पे आपकी हाइपोथेसिस नहीं बन सकती, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं सामान्यतः उसमें हम हाइपोथेसिस को बना लेते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि हमारा जो एक वेरिएबल है यानी कि क्लासरूम अटेंडेंस जो है वो दूसरे वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में हम यही बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी हाइपोथेसिस बनेगी वो बनेगी देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन, पहली हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, दूसरी ऑल्टरनेटिव होती है। जनरली हम दो हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव, और भी बना सकते हो आप, ऑल्टरनेटिव में 3-4 बना सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास दो मेन हम बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस कौन सी वाली है? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये हमेशा बोलती है नहीं है भैया कोई भी रिलेशनशिप हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। जो भी दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस में नहीं बोलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये क्या बोलेगी? देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट। ये हमने पहले से ही एक आंसर अपना बना के रख लिया है, एजुकेटेड गैस किया है हमने, क्योंकि या तो रिलेशनशिप आएगा या फिर नहीं आएगा, तो हमने पहले से ही एक बना के रख लिया, इसी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, ताकि लास्ट में या तो ये एक्सेप्ट हो जाए या फिर ये एक्सेप्ट हो जाए, दोनों में से एक एक्सेप्ट हमारा हो जाए। अब क्या है, तो नल हाइपोथेसिस करें दे आर नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड क्लासरूम अटेंडेंस, कि हमारा जो एकेडमिक अचीवमेंट है और क्लासरूम अटेंडेंस है उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, हम नल हमेशा मना करती है, ठीक है। H0 से हम इसे दिखाते हैं, अभी हम आगे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। देयर आर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी रिलेशनशिप चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, ये हम चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि रिसर्च में यही हो, हम ये चाहते हैं कि ये वाली तो हमारी रिजेक्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। एक रिसर्चर यही चाहता है हमेशा कि उसकी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए और एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। पर कभी कभार ऐसा नहीं भी होता है, तो उसे जैसा आया है वैसा ही अपनी रिसर्च में मेंशन करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं निकला। अब रिलेशनशिप ने, अब आपने सारा काम कर लिया, डेटा आपने ये देखा, जब आपका पूरा फाइनल स्टैट्स वगैरह लग के आ गया तो आपको पता चला कि जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे थे भैया वो भी टॉप कर रहे हैं, हमारे भी कुछ बच्चे क्लास में नहीं आते पर टॉप कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो आपकी जो ये वाली नल हाइपोथेसिस है ये तो हो जाएगी एक्सेप्ट, ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी रिजेक्ट, ठीक है। तो हमारी फाइंडिंग्स क्या आएगी कि नल हाइपोथेसिस जो है वो आपकी एक्सेप्ट हो गई है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है। तो हमेशा हम जो रिजल्ट देखते हैं वो हम इस पे देखते हैं, ठीक है। अगर ये एक्सेप्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली ही ये रिजेक्ट हो जाएगी, अगर ये रिजेक्ट हो गई तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे काम नहीं करते हैं, हम किस पे काम करते हैं, नल हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। हम इस पे स्टैट्स लगाते हैं और इससे हमें एक फाइंडिंग जो है वो निकल के आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो हाइपोथेसिस हमारी दो, फिर हम क्या बनेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस एक सेंटेंस है जो हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट को, और फिर उसको देखते हैं कि हमारी सही है ये सेंटेंस या फिर सही नहीं आया है। लास्ट में फाइंडिंग हमारी जब आएगी तब हम पता चल जाएगा कि ये एक्सेप्ट हुआ है या फिर ये एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आप बनाओगे। रिसर्च डिज़ाइन में आपको क्या करना होता है, रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हमारे ये सारे स्टेप्स आपके आते हैं, जिसमें आप अपनी मैथडोलॉजी बनाओगे, ठीक है। मैथडोलॉजी में आप ये बताओगे कि आपको काम क्या करना है। रिसर्च डिज़ाइन में आप मेन क्या काम बताते हो कि आप काम कहाँ कर रहे हो, कैसे करोगे, मेथड्स बताते हो आप किस तरीके से, किस मेथड को आप यूज़ करोगे, ठीक है। लोकल ऑफ द स्टडी बताओगे कि मैंने क्या किया, मैंने लोकल ऑफ द स्टडी मतलब एरिया का स्टडी का एरिया। अब मुझे ये चीज़ जब मैंने देखी कि भाई प्रॉब्लम तो सब में ही है, सारी जगह अटेंडेंस की प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने ये देखा कि मुझे यूपी पे काम करना है या फिर मुझे उत्तराखंड पे काम करना है या फिर मुझे, मैं अपना एरिया डिसाइड करूँगी कि किस एरिया पे मुझे काम करना है। अगर बहुत बड़े लेवल पे कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी, पूरा इंडिया लेके भी चल सकती हूँ, ठीक है। इंडिया के हर स्टेट से, मतलब मान लो इंडिया के हर स्टेट से मैं कुछ कुछ सैंपल लूँगी, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी से, कुछ कुछ कॉलेजेस को मैं सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं उन यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से क्या लेके आऊँगी, सैंपल लेके आऊँगी, ठीक है। तो लोकल ऑफ द स्टडी में आप एरिया की बात करते हो, किस एरिया पे आप काम कर रहे हो, कहाँ से आप अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करके ला रहे हो, ठीक है। फिर है सैंपल सिलेक्टेड। इसी के अंदर आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है, इसी के अंदर आपका सैंपल भी आएगा कि आप कितने लोगों पे काम करोगे। अब हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ की है, तो एक इंसान का बस का ये तो नहीं है पीएचडी करते करते कि वो 130 करोड़ लोगों से डेटा लेके आ सके, ठीक है। तो अब तो बल्कि 140 के आसपास हो गई है, ठीक है। तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर व्यक्ति से अपना डेटा कलेक्ट कर सको। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक अच्छे मेथड्स को यूज़ करते हुए, एक प्रॉपर मेथड को यूज़ करते हुए हम उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितने लोगों से डेटा आ रहा है। मतलब हम पहले से, अब पीएचडी एक लिमिटेड पीरियड होता है, तो अब हम क्या अपनी तरफ से डिसाइड कर लेते हैं कि हम 500 लोगों पर काम करेंगे, ठीक है। 500
500 लोगों पे काम करेंगे और 500 लोगों पे हम जैसे 500 लोगों में भी यूपी के कितने लोग लेंगे, ठीक है, उत्तराखंड के कितने लोग लेंगे, उत्तराखंड की इस यूनिवर्सिटी से कितने स्टूडेंट्स लेंगे। तो हम इस तरीके से छांटते छांटते हम पूरा ये हर जगह से थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स लेकर के उसे क्या बोलते हैं, हम सैम्पल सिलेक्शन मेथड बोलते हैं। तो हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह से हम काम कर लें, तो वो हमारी जो फाइंडिंग्स है वो ठीक नहीं आएंगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर इसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा हम दो तरह का कलेक्ट करते हैं। आपने सैंपल सिलेक्ट कर दिया, आपने फाइनल अपना क्वेश्चनर बना लिया, अब आप उन लोगों के पास जाओगे अपनी चीज़। आप जरूरी नहीं है आप खुद जाओ, आप मेल भी कर सकते हो, आप और भी कई मेथड यूज़ कर सकते हो। जो हमारे पास सैंपल सिलेक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप वाले मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करके आओगे, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक है प्राइमरी डेटा, एक है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो मैं घर घर जाऊँगी और खुद अपना नया डेटा लेके आऊँगी। अब तो मेल के थ्रू भी मैं कर सकती हूँ, तो वो भी प्राइमरी ही है। जैसे मैं ना जाके मैंने मेल कर दिया, लोगों से फ़ोन पे बोल दिया कि भाई मैं एक क्वेश्चन है मेल कर रही हूँ, आप उसे मुझे भर के भेज दो, तो जो मैंने खुद से कलेक्ट किया है वो प्राइमरी कहलाएगा, ठीक है। डेटा जो रॉ डेटा ही मैंने खुद से कलेक्ट किया है, ठीक है। जैसे सर्वे मेथड हो गया, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन एयर, लेबोरेटरी मेथड, ये सब हमारे प्राइमरी डेटा कलेक्शन की टेक्निक है। सेंसरी डेटा कलेक्शन का टेक्निक ये है कि वो डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, मैंने उसमें से अपना ले लिया, ठीक है। जैसे कि साइंस में मुझे देखना है कि हमारे इंडिया में कितनी लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं और कितनी लड़कियां जो है वो इलिटरेट है। तो मैं क्या करूँगी, सेंसिस के उसमें जाऊँगी, वहाँ पे देख लूँगी कितने % हमारे देश में लिटरेट लड़कियाँ हैं और कितने % हमारे देश में इलिटरेट लड़कियाँ। वो डेटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, वो सेंसिस वालों ने कलेक्ट किया, मैंने उसमें से अपने मतलब का डेटा निकाल लिया, तो वो सेकेंडरी कहलाएगा, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड भी हो गए। अब मुझे देखना है कि हमारे इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने कितने रिलीजन के कितने लोग रह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ का जो वो भी है जो है जहाँ पूरा रिकॉर्ड होता है, मैं उनके पास जाऊँगी, उनकी फाइल लूँगी और उसमें से देख के लिख लूँगी कि इतने इतने % हमारे पास रिलीजन, किस रिलीजन के कौन से लोग रह रहे हैं। तो मैंने खुद नहीं कलेक्ट किया, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड, सेंसस या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में पहले से ही कलेक्टेड है और मैंने फिर उसमें अपने मतलब का डेटा निकाल लिया है, ठीक है। तो मैंने खुद लोगों के घर जाके कलेक्ट नहीं किया है। तो ये क्या है, ये आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, ठीक है। फिर है इसके बाद आपका, आप सर्वे मेथड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी मेथड विल बी एम्प्लॉयड, ठीक है। ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटा कलेक्शन के लिए। फिर आप टूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने टूल्स क्वेश्चनियर बनाया है, जो भी आपने मेथड यूज़ कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो, आपने जो भी टूल बनाया है उस टूल से आप क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे और फिर समरी एंड कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ तक है, ये सब आप किसमें बताओगे, रिजल्ट अपनी रिसर्च डिज़ाइन में बताओगे यहाँ तक का, ठीक है। फिर टूल्स तक, बल्कि टूल्स तक का आप किसमें बताओगे, रिसर्च डिज़ाइन में बताओगे, ठीक है अपना। तो ताकि यहाँ तक आप डेटा एनालिसिस करना, ये आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन में आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप अपना रिसर्च डिज़ाइन में बताओगे, असेसमेंट तक का, ठीक है। तो ये आपका फिर रिसर्च डिज़ाइन में ये सब चीज़ें आप बताओगे कि आपकी रिसर्च में क्या क्या काम आप करने वाले हो, क्या मैथडोलॉजी आप यूज़ करने वाले हो, ठीक है। फिर रिसर्च डिज़ाइन आ गया। रिसर्च डिज़ाइन के बाद सैम्पल डिज़ाइन भी इसी में है। सैम्पल आपको किस तरीके से ले रहे हो कि आपको 500 लोग सोचे, आपने तो 500 में आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से तो लोगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही कॉलेज से, एक ही क्लास से सारा डेटा कलेक्ट कर लोगे फिर बोल दोगे कि पूरा इंडिया यही बात कह रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये माना भी नहीं जाएगा। आपको अपना मेथड यूज़, सही मेथड के थ्रू सैंपल्स लेना होगा ताकि आप उसको जस्टिफाई कर सको कि मेरी जो फाइंडिंग्स है वो पूरी इंडिया पे या कि पूरे देश पे जनरलाइज कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन का मेथड्स क्या है ये आप बताओगे कि घर घर जा रहे हो आप, या फिर आपने क्वेश्चनर से भेज दिया है, आपने इंटरव्यू मेथड ले रहे हो, तो ये सब आपका डेटा कलेक्शन के मेथड से आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप क्या जनरलाइज, इसके बाद जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आप अपने डेटा को इंटरप्रेट करोगे, एनालिसिस करोगे, यानी कि आप उसका फाइंडिंग्स निकालोगे, रिजल्ट निकालोगे, ठीक है। आपका डेटा क्या है, क्या रहा है, क्या सच में ऐसा ही है कि जो लोग क्लास नहीं जाते हैं वो उनका रिजल्ट में भी इफेक्ट दिखाई देता है, या आगे फ्यूचर के करियर में भी उनका इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये आप किस में निकालोगे, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के थ्रू बताओगे, ठीक है। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन है। फिर जब डेटा आ जाएगा तो आप ये बता सकते हो कि हाँ हमारा जो डेटा है, जनरलाइज करने का मतलब क्या था, जो काम अपने सैंपल पे किया है आप उसे बता सकते हो कि ये बोल सकते हो कि ये सभी काम क्या है, ये सभी जवाब कौन दे रहा है, पूरा इंडिया दे रहा है, ठीक है। तो सैंपल का मतलब होता है सैंपल का जो आंसर्स आए हैं वो, जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो सैंपल का आंसर आया है वो पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देना, ठीक है। फाइंडिंग्स को पॉपुलेशन पे अप्लाई करना। तो जनरलाइज कर सकते हो, इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन मतलब उससे भी आप अनुमान लगा सकते हो, चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो
हो, अपना उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करने बैठोगे। सबसे लास्ट में आप क्या करने बैठोगे, रिपोर्ट राइटिंग करने बैठोगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं और ये आपके चैप्टर हैं, दोनों आते हैं एग्जाम में। कभी वो स्टेप्स दे देते हैं, कभी वो चैप्टर दे देते हैं, ठीक है। तो अगर वो चैप्टर्स को अरेंज करने के लिए लगा रहे हैं तो आप पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, फिर रिसर्च मेथोलॉजी होगा, फिर रिजल्ट डिस्कशन होगा, फिर समरी एंड कंक्लूजन होगा, ठीक है। अगर उन्होंने स्टेप्स दिए हैं तो स्टेप्स क्या है, ये रिसर्च के स्टेप्स हैं, रिसर्च के स्टेप्स हैं ये, ठीक है। रिसर्च के स्टेप्स हैं, अगर वो रिसर्च के चैप्टर पूछ रहे हैं तो आप ये लगाओगे, रिसर्च के स्टेप्स पूछ रहे हैं तो आप ये लगाओगे, ठीक है। तो रिसर्च के स्टेप्स में सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम देखोगे, आप लिटरेचर रिव्यू देखोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देखोगे, हाइपोथेसिस लगाओगे, फिर आप रिसर्च डिज़ाइन लगाओगे, फिर सैम्पल डिज़ाइन बताओगे, फिर आप अपना डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्शन की टेक्निक आप बताओगे, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस करोगे, फिर जनरलाइजेशन करोगे, फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखोगे। सबसे लास्ट में जब आपका सारा काम हो गया, रिजल्ट निकल के आ गया, आपने रिजल्ट को एनालिसिस कर लिया, तो आप लास्ट में क्या करने बैठोगे, अपने रिपोर्ट को लिखने बैठोगे। और रिपोर्ट किस में लिखी जाती है, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है कि हमने ये काम किया था, क्योंकि पहले कर ले रहे हो ना काम, ठीक है। फिर बाद में आप बता रहे हो कि हमने ऐसे ऐसे ये काम किया था, ठीक है। तो ये आपका जो है सारे स्टेप्स हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपने इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और जिन्हें ये लेक्चर समझ में नहीं आया वो पहला वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मैंने अपनी पुरानी वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड करके तब डाला है, तो इसलिए, पर फिर भी आप उसे देख लेना, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है और पूरी रिसर्च को बहुत अच्छे से बताया है। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च किस तरीके से होती है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।